हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप यू आर डूइंग वेल एंड आपकी स्टडीज़ भी अच्छी जा रही होंगी। आज जो है वो तारीख हो चुकी है 25 सितंबर, जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही थी। एंड जैसा कि आपको पता है कि अभी जो है ये इस समय मैं आरआरबी स्केल 3 की एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रही थी। और एग्ज़ाम जो था वो 24 सितंबर को शेड्यूल था, और जो कि कल था, और वो हो गया। एंड सेंटर वॉज माई एग्ज़ाम सेंटर वॉज लखनऊ। सो मैं एग्ज़ाम देकर वापस आ चुकी हूँ घर। अगर पर्टिकुलर एग्ज़ाम की बात की जाए कि किस तरीके से रहा, क्या रहा, तो सबसे पहले मैं आपको उसका बताऊं मैक्सिमम मार्क्स। तो उसी तरीके से रहते हैं जैसे स्केल 1 का रहता है मेंस का, कि 200 नंबर का टोटल रहता है। एंड 5 सेक्शंस होते हैं एंड 2 घंटे का एक कंपोजिट टाइम होता है। तो सिमिलरली वहाँ पे भी इसी तरीके का रहता है, 2 घंटे का समय था और 200 क्वेश्चंस थे। एंड कंपोजिट टाइम आपको वहाँ पे 2 घंटे का मिला हुआ था। उसी तरीके से 5 सब्जेक्ट से हिंदी, मैथ्स था, रीजनिंग था, कंप्यूटर था, फाइनेंशियल अवेयरनेस था, हिंदी था। और हिंदी या इंग्लिश में आप चूज़ कर सकते हैं, क्योंकि आरआरबी का एग्जाम है तो आई ऑप्टेड हिंदी। इस तरीके से था। और अगर डिफ़िकल्टी लेवल की बात की जाए कि क्वेश्चन किस तरीके से था, तो मैं ये कहूँगी कि दोनों मिला जुला था। जैसे अगर मैं मैथ और रीजनिंग की बात करूं तो मुझे इजी लगा, इजी टू मॉडरेट मैं कहूँगी, मैथ्स और रीजनिंग के क्वेश्चंस। ऑल दो और जो क्वेश्चंस होंगे वो शायद बहुत डिफिकल्ट हो सकते हैं, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस को मैं गई नहीं, क्योंकि मुझे मेरी इतनी प्रैक्टिस भी नहीं हो पाई थी। मुझे पता था कि मैं कुछ ही क्वेश्चंस कर पाऊंगी। अगर मैं वहाँ पे 10 क्वेश्चन भी कर पाती तो मेरे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी। मैंने उसी क्वेश्चंस पे फोकस किया जो मुझे जिसको मैं प्रिपेयर करके गई थी कि हाँ मैं इसमें कर लूंगी। जो जैसे मैंने आपको बताया था कि सिंप्लीफिकेशन हो गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया, या डीआई वगैरह के जो छोटे छोटे होते हैं, क्योंकि डीआई अगर कैसी भी आएगी तो भी अगर 5 क्वेश्चंस का एक सेट है तो उसमें से 2 क्वेश्चन आप इजीली कर ले जाओगे। तो इसी तरीके से थोड़े थोड़े क्वेश्चंस लेके मैंने उसको कर लिया किस तरीके से। एंड अगर इन टोटलिटी बात की जाए तो इंग्लिश एंड सॉरी मैथ्स एंड रीजनिंग जो थे उसके जो क्वेश्चंस थे वो इजी टू मॉडरेट थे। उसके बाद अगर बात की जाए हिंदी में, तो हिंदी भी मैं कहूँगी कि इजी टू मॉडरेट ही कहूँगी। मेरे अपने हिसाब से इजी टू मॉडरेट कहूँगी, और लोगों को वो इजी भी लग सकता है। इजी टू मॉडरेट इसलिए कह रही हूँ क्योंकि जिस तरीके से मैं पहले एग्जाम दिया था, जैसे हिंदी की अगर बात की जाए तो जब आरआरबी स्केल 2 का हुआ था तो भी मैंने हिंदी ऑप्ट किया था। तो उस टाइम का जो हिंदी का आता था, जिस तरीके का पैटर्न था, और अभी जो मैंने कल पैटर्न देखा उसमें मुझे स्लाइटली चेंज दिखा। क्योंकि जैसे तब होता था तो एक तो पैराग्राफ वगैरह इतने बड़े नहीं होते थे, छोटे छोटे पैराग्राफ होते थे, या क्लोज टेस्ट होते थे तो बहुत छोटी छोटी चीज़ें होती थी। इसके अलावा जैसे कुछ पर्यायवाची वगैरह ऐसी चीज़ें तय थे कि हाँ ये आनी ही आनी थी। लेकिन इसमें जैसे इस तरीके की चीज़ें मुझे नहीं दिखी, कुछ नई चीज़ें इंट्रोड्यूस हो गई। जैसे तब पैराजम्बलिंग इतनी नहीं आती थी, अब आई थी, और इस तरीके की काफ़ी चीज़ें थी। और एक ही क्वेश्चन में बहुत सारी चीज़ों को उसको एक लेंदी बनाने की कोशिश की गई थी अब उसमें। तो जो आपका टाइम कंज्यूम करता है, एंड आपको पढ़ने में भी, क्योंकि आप 2 घंटे का पेपर है, एंड जिसकी प्रैक्टिस नहीं है ये सब करने की, जैसे अगर बात की जाए कि स्केल 2 और 3 के लिए जो अपियर होते हैं उनकी इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं होती है कहीं ना कहीं, कि वो इतना 2 घंटा बैठ के एग्जाम दे, तो एक थोड़ा वो भी दिक्कत आ जाती है कि पढ़ना ही अपने आप में बहुत मोनोटोनस लगता है। तो वो मुझे थोड़ा सा इजी टू मॉडरेट इसीलिए लगा क्योंकि पैटर्न चेंज हो चुका है एंड चीज़ें थोड़ा डिफिकल्ट करने की वहाँ पे कोशिश की गई। फिर भी मैंने वहाँ पे अटेम्प्ट करने की कोशिश करी ठीक ठाक। एंड बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे भी थे जो मैंने हिंदी के उसको पढ़े भी नहीं पूरी तरीके से, और पढ़े इसीलिए थे क्योंकि टाइम भी नहीं था, और वो बहुत ज़्यादा लेंदी लग रहे थे मुझे पढ़ने में। तो मुझे ऐसा लगा कि मैं शायद इसको कर नहीं सकती हूँ और मेरा टाइम वेस्ट होगा। मैंने उसको स्किप करना ही सही समझा। इसके बाद बात करें कंप्यूटर की, तो मैं उसको बोलूँगी वो भी मुझे इजी टू मॉडरेट लगा। एंड इजी टू मॉडरेट ऐसा कहूँगी क्योंकि कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे जो बहुत इजी थे, जैसे कि इनपुट आउटपुट से हो गए, और थोड़ा थोड़ा इस तरीके से था कि हाँ आपने कभी ना कभी इसको पढ़ा हुआ था। कुछ क्वेश्चंस ऑफकोर्स वो बाउंसर हो रहे थे, एंड बाउंसर इसलिए भी हो रहे थे क्योंकि मैं पर्टिकुलर बताऊँ तो मैंने कंप्यूटर के लिए कुछ भी ज़्यादा पढ़ाई नहीं करी थी। लास्ट में 2-3 आई थिंक उसके मैंने सेट लगा लिए थे, अदरवाइज मैंने कंप्यूटर में बहुत ज़्यादा फोकस नहीं किया था। और उसमें फोकस नहीं करने का एक तरीका रीज़न ये भी है क्योंकि कहीं ना कहीं वो किसी भी तरीके से जो है वो मेरे आरबीआई में कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा था, क्योंकि वहाँ पे कंप्यूटर सब्जेक्ट का कोई इस तरीके का है नहीं हिसाब किताब। तो मुझे ऐसा लगा कि फालतू का 5 मिनट 10 मिनट भी बर्बाद करना डेली की कोई सही बात नहीं है। मैंने बहुत ज़्यादा कंप्यूटर पे ध्यान नहीं किया। हालांकि इनिशियल की डेज में मैंने थोड़ा बहुत उसको पढ़ने की कोशिश करी थी, लेकिन थोड़ा ही पढ़ा होगा, मुझे लगता है मैंने उसको 3-4 दिन पढ़ा होगा। इसके बाद मैंने उसको छोड़ दिया क्योंकि मुझे बेनिफिशियल नहीं लग रहा था और थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग लग रहा था, क्योंकि वो लॉन्ग टर्म में मुझे कहीं ना कहीं हेल्प नहीं करने वाला था।
सो आई थॉट कि थोड़ा बहुत भी अगर मैं करूँगी, क्योंकि देखिए कंप्यूटर ऐसा कि आपको ऐसा तो है नहीं कि बिल्कुल नहीं आता। अब भी जैसे आप हिंदी इंग्लिश बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, उसी तरह कंप्यूटर भी एक ऐसा सब्जेक्ट हो चुका है अब, जो आप बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं ऑलमोस्ट। एंड बैंकिंग प्रिपरेशन में अगर आप बैंकिंग फील्ड में हैं तो आप एग्जाम जो प्रीवियस दे के आए हैं उसमें भी कहीं ना कहीं आपको कंप्यूटर पढ़ना ही पड़ रहा होगा। तो आई वुड से कि एक बेसिक नॉलेज जो है वो कहीं ना कहीं हर किसी में डेवलप हो जाती है। सो मैंने उसको बहुत ज़्यादा बढ़ाने की कोशिश भी नहीं करी है, क्योंकि ना इतना टाइम था, और आगे लॉन्ग रन में जो चीज़ काम नहीं आनी है उसके पीछे भर का कोई मतलब ही नहीं है। सो यही था, क्योंकि एग्ज़ाम मेरे लिए कोई ऐसा वो नहीं था कि मुझे इसको निकालना है, मुझे करना है, या मुझे इसका सिलेक्शन लेना है, या मुझे यहाँ पे जो आके ज्वाइन करना है। अगर इस तरीके की कोई चीज़ होती तो मैं डेफिनेटली उसको और टाइम दे के करती, लेकिन क्योंकि ऐसा कोई मेरा मकसद नहीं है तो मैंने उस पर टाइम देना ठीक नहीं समझा। इसके बाद मैं बात करूँ, लास्ट जो सब्जेक्ट आता है फाइनेंशियल अवेयरनेस का, सो वो मैं कहूँगी मॉडरेट टू इजी। एंड इनफैक्ट मैं मॉडरेट टू इजी भी नहीं कहूँगी, मैं उसको मतलब कि मॉडरेट टू इजी मैं क्या बोल रही हूँ, वो उसको मैं टफ भी ही रखूँगी। एंड टफ रखने का उसका रीज़न यही है कि जैसे मैंने आपको बताया कि मैं जो एग्ज़ाम बैंकिंग का अगर दूँ तो मैंने लास्ट जो दिया था वो 2017 में दिया था, तो इतने टाइम से मैंने कोई भी बैंकिंग टाइप का कोई एग्ज़ाम दिया नहीं है। सो कहीं ना कहीं एक क्यूरियोसिटी थी मुझे कि कितना चेंज आ चुका है या किस तरीके से। एंड देखिए अगर कोई चेंजेस आते हैं एग्ज़ाम पैटर्न में, तो फाइनेंशियल अवेयरनेस टाइप की जो चीज़ें हैं ये सबसे जो पहला टारगेट होता है एग्जामिनर का वो यही होते हैं कि वो इन्हीं में चेंजेस करते हैं। क्योंकि मैथ्स रीजनिंग में आप क्या ही चेंज कर लोगे, वही पजल आनी है, वही सिटिंग अरेंजमेंट आना है, तो उसमें बहुत ज़्यादा वेरिएशंस नहीं ला सकता एग्जामिनर। सो वेरिएशन लाने का जो उसको मौका मिलता है वो फाइनेंशियल अवेयरनेस में ही मिलता है, क्योंकि उसमें स्कोप बहुत ज़्यादा, आप अलग अलग टाइप के क्वेश्चन पूछ सकते हैं। सो मुझे वो जो पर्टिकुलर सब्जेक्ट है वो मुझे काफ़ी टफ लगा। एंड क्योंकि फाइनेंशियल अवेयरनेस मैंने पढ़ा था, और पढ़ा इसलिए भी था क्योंकि कहीं ना कहीं वो थोड़ा बहुत करंट अफेयर हो है, फाइनेंशियल अवेयरनेस ये तो नॉलेज आपको डेवलप करना ही पड़ेगा आरबीआई के लिए। सो इस तरीके से मैंने उसमें काफ़ी टाइम भी दिया था, लेकिन वहाँ पे जो क्वेश्चंस आए वो थोड़ा अलग ही टाइप के थे, वो मुझे नहीं आ रहे थे वहाँ पे करते हुए। एंड एग्जैक्टली जैसे जो पहले आता था वो क्या आता था, एक लाइनर आता था कि ऐसे और बस उसका एक वो हो गया। लेकिन अब इस तरीके से नहीं आता है, अब थोड़ा सा धीरे धीरे जो है वो आईबीपीएस भी अपना लेवल इंक्रीज कर रहा है। एंड जैसे अगर आपको बोलूँ तो क्वेश्चन था, एंड उसका एक तो जो ऑप्शंस में दे रहे थे वो भी अपने आप में बहुत लेंदी लेंदी थे, मतलब पढ़ते जाओ। और जो उसके ऑप्शंस दे रखे थे वो भी ऐसे कि ए या बी सही है, बी या सी सही है, तो इस तरीके से काफ़ी कंफ्यूज करने की कोशिश करी वहाँ पे एग्जामिनर ने। एंड जो क्वेश्चन थे उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा डीप नॉलेज की ज़रूरत थी। अगर तो किसी ने बहुत ज़्यादा उसको डीपली पढ़ा होगा, उस पर्टिकुलर कोई न्यूज़ है उसमें सारे फैक्ट्स उसको याद है तब तो ठीक है, या जो एक लाइनर फॉर्मेट में बच्चे पढ़ते हैं कि हाँ ऐसे ऐसे ऐसे, उसका अगर आप उस तरीके से करके गए हैं जैसे कि मैं भी करके गई थी, तो ये ट्रिक वहाँ पे काम बिल्कुल नहीं आने वाली है। एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस एक ऐसा सब्जेक्ट था जो बहुत टफ लगा, एंड आई थिंक सारे स्टूडेंट्स को भी लगा होगा, एटलीस्ट मुझे तो लगा। सो मुझे लगता है कि थोड़ा उसमें कट ऑफ इतनी ज़्यादा जानी नहीं चाहिए। और अगर थोड़ा बहुत भी अगर कोई बच्चा कर पा रहा है, मुझे लगता है अगर उसे, मैं मेरे हिसाब से तो 6-7 क्वेश्चन भी अगर कोई कर पा रहा है तो बहुत बड़ी बात है उसमें, अगर उसका सही निकल रहा है तो। और इस तरीके से था पूरा एग्ज़ाम। सो ये एग्ज़ाम एनालिसिस था मेरा, जिसके हिसाब से मुझे मैथ्स रीजनिंग जो है इजी टू मॉडरेट लगा, एंड मुझे हिंदी भी इजी टू मॉडरेट लगा, कंप्यूटर वॉज इजी टू मॉडरेट, लेकिन मुझे फाइनेंशियल अवेयरनेस मॉडरेट टू टफ लगा। इनफैक्ट टफ टफ ही कहूँगी मैं उसको, बट ठीक है मॉडरेट टू टफ कहेंगे। सो बाकी 4 सेक्शन इजी टू मॉडरेट, एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस वॉज मॉडरेट टू टफ। सो ये था मेरा एग्ज़ाम एनालिसिस जो मैंने दिया था 24 सितंबर को। मेरा लखनऊ में एग्ज़ाम था, 1 बजे से मेरी शिफ्ट थी, 1 बजे वाली में थी। एंड ठीक था, मुझे अच्छा लगा एग्ज़ाम देने के बाद। और इससे बहुत सारी चीज़ें होती हैं। एडवांटेज जो सबसे बड़ा मैंने आपको ये बताया कि आपकी कंटिन्यूटी बन रहती है। अगर मैंने फॉर्म नहीं भरा होता तो मैं कभी भी क्वांट या रीजनिंग को पढ़ने की कोशिश नहीं करती हाल फिलहाल अभी तो, लेकिन क्योंकि मैंने फॉर्म भरा तो मुझे वो भरना पड़ा। एंड माई एक्सपीरियंस वॉज गुड। एंड आई होप आपका भी एग्ज़ाम अगर आपने दिया हो तो आपका अच्छा गया हो। और बाकी जो है हम आरबीआई के बारे में बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और वहाँ से अपना एक नया शेड्यूल बनाएंगे। काफ़ी चीज़ें हैं बात करने के लिए जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताने वाली हूँ। तब तक के लिए मेरे साथ बने रहिएगा, और तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।